नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश चंद। शैक्षिक योग्यता एमए, एमफिल, सैट, नेट, जेआरएफ, पीएचडी हिंदी, बीएड, एमएड, नेट शिक्षा शास्त्र। मेरा मोबाइल नंबर है 850 29 19 250। नमस्कार मित्रों, अब हम इस दूसरी वीडियो के अंतर्गत हिंदी वर्तनी के मानकीकरण के अन्य नियमों को पढ़ेंगे। 1 से 5 तक के नियम तो पहली वीडियो हम देख चुके हैं, अध्ययन कर सके हैं। इस दूसरी वीडियो के अंतर्गत 6 से आगे के नियमों की जानकारी प्राप्त करेंगे। छठे नियम का टॉपिक है अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार को बिंदी कहते हैं, ऊपर जैसे ऊपर बिंदी लगाते हैं, और अनुनासिक को चंद्र बिंदु बोलते हैं। अनुस्वार व्यंजन है, हाँ, अनुसार को व्यंजन माना है केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने। और अनुनासिक चंद्र बिंदु स्वर का नासिक के अभिलक्षण है, नासिक के रूप है। ये हिंदी में ये दोनों अर्थभेदक भी हैं, क्योंकि इनके द्वारा अर्थ शब्द का अर्थ अलग अलग निकलता है। हिंदी में अनुस्वार के लिए बिंदी और अनुनासिक चिन्ह अर्थात चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। ये दोनों ही प्रचलित रहेंगे। कई बार क्या है, आजकल टाइप में चंद्र बिंदु की बजाय केवल अनुस्वार बिंदी से काम चलाया जा रहा, परंतु निदेशालय का कहना है कि दोनों ही रूप प्रचलित रहेंगे, दोनों ही प्रचलित रहेंगे। अनुस्वार के संबंध में पहला नियम है, संस्कृत शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग अन्य वर्गीय वर्णों, अन्य वर्गीय वर्णों या से लेकर के हा तक, ये अन्य वर्गीय वर्ण है, से पहले यथावत रहेगा। जैसा पहले चलता था वैसे ही रहेगा। जैसे सा से पहले अंश में, सा से पहले कंस में सा से पहले है, संयोग में या से पहले है, संरक्षण में रा से पहले है, संलग्न में ला से पहले है, सिंह में हा से पहले है। ये यों की त्यों यथावत रहेंगे। दूसरा नियम है, संयुक्त व्यंजन के रूप में जहां पंचम वर्ण पंचमाक्षर के बाद सवर्गीय शेष 4 वर्णों में से कोई वर्ण हो तो एक रूपता के लिए अनुसार का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे पंचम वर्ण आता है तो उसको उसी वर्ण को जहां है उसका आधा भी लिखते हैं, तो इसलिए यहां कहना है आधा लिखने की बजाय केवल अनुसार का ही प्रयोग हो। जैसे कंठ है, कंठ ऐसे भी लिखा जाता है, कंठ इस तरह से भी लिखा जाता है, परंतु इसकी बजाय यहां कहना है इसका केवल बिंदी लिखा जाए। गंगा, चंचल, पंकज, मंजूषा, मंदिर, संत, संध्या, संपादक, संबंध आदि, इनमें पंचम वर्ण की, आधे पंचम वर्ण की जगह है केवल क्या लिखा जाए, अनुसार लिखा जाए। तीसरा नाम, यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए, उसी वर्ग का वर्ण आए तो अनुसार लिखा जाए। तो और यहां तीसरे नंबर में, यदि किसी अन्य वर्ग का वर्ण आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा, पंचमाक्षर ही लिखा जाएगा। जैसे बांग में, अन्य, उन्मुख, चिन्ह में, यहां क्या है, जैसे ये अलग है, इस वर्ग का नहीं है, ये ना है तो या वर्ग का नहीं है, ना है तो ये माँ है अलग है, ना है और ये माँ से अलग है। चौथा नियम है, पंचम वर्ण यदि द्वित्व के रूप में आए, यानी एक ही अक्षर
दो दो बार रिपीट हो, एक आधा एक पूर्ण रूप में साथ साथ आए तो अनुसार में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे यहाँ अन्न में ना डबल है, सम्मति में माँ डबल है, सम्मेलन में माँ डबल है। अगला नियम है संस्कृत के कुछ तत्सम शब्दों के अंत में अनुसार का प्रयोग एम का सूचक है। जैसे यहाँ अहम में बिंदी है, अनुसार है, तो ये इसका मतलब अहम। एवं, शिवम, यहाँ अनुसार का प्रतीक है मां। अब अनुनासिक चिन्ह चंद्र बिंदु के बारे में देख। पहला नियम है चंद्र बिंदु का हिंदी शब्दों में उचित ढंग से चंद्र बिंदु का प्रयोग अनिवार्य होगा। जहां आवश्यकता होगी वहां चंद्र बिंदु लगाया जाएगा। अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक चिन्ह ये व्यंजन नहीं है, ये क्या है? स्वरों का ध्वनि गुण है। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुंह और नाक दोनों से हवा निकलती है। जैसे आ, ए, मां, मांगे, हूं, ऐसे अनुसार चंद्र बिंदु लिखना चाहिए। यहां अनुसार का प्रयोग ना किया जाए, केवल चंद्र बिंदु का किया जाए। तीसरा नाम है चंद्र बिंदु के प्रयोग के बिना प्राय अर्थ में भ्रम की संभावना बनी रहती है। जैसे अंगना, अंगना, हस, हंस। अब जैसे हस हंस है, ये हंस है तो ये एक पक्षी का नाम हो जाएगा। हंस का मतलब हंसना, हंसने। अतः ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग अवश्य ही किया जाना चाहिए। अगला 7वां नियम है विसर्ग के संबंध में। संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है वे शब्द यदि तत्सम के रूप में जैसे संस्कृत में प्रचलित में वैसे ही हिंदी में प्रयुक्त हों तो विसर्ग का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे दुखानुभूति, ये तत्सम का शब्द है, संस्कृत शब्द है, यहां विसर्ग का प्रयोग होना चाहिए। यदि उस शब्द के तद्भव रूप में, तत्संग में तो है विसर्ग, यदि तद्भव रूप में विसर्ग का लोप हो चुका है तो उस रूप में विसर्ग के बिना भी काम चल सकता है। जैसे दुख, सुख के साथी, तो यहां दुख में से हट गया तो भी काम चल जाएगा, आवश्यक नहीं है कि यहां विसर्ग लगाया जाए। विसर्ग का दूसरा नियम है तत्सम शब्दों के अंत में विसर्ग का प्रयोग अनिवार्य है। जो तत्सम शब्द हैं जिनमें विसर्ग प्रचलित है वहां इसका विसर्ग का प्रयोग आवश्यक है। जैसे अंततः, यहां विसर्ग लगेगा। अतः में विसर्ग लगेगा। क्रमशः में विसर्ग लगेगा। पुनः में विसर्ग लगेगा। पूर्णतः में विसर्ग लगेगा। प्राय, मूलतः, वस्तुतः, स्वतः, इनमें विसर्ग का प्रयोग होगा। अब जो जैसे दुस्साहस, दुस्साहस, निःशब्द, निशब्द के अभय रूप मान्य होंगे, यानी ये दोनों ही रूप मान्य होंगे। या तो विसर्ग लगा दो या आधा श्या लगा दो कोई सा। अंतःकरण, अंतःपुर, दुस्वप्न, निसंतान, निस्वार्थ, प्रातः आदि शब्द विसर्ग के साथ ही लिखे जाएं। अगला 5वां नियम है विसर्ग को वर्ण के साथ मिलाकर रखा जाए। विसर्ग को वर्ण के साथ सटाकर ही लिखा जाए, बिल्कुल चिपका करके, अलग ना लिखा जाए। जबकि कोलन चिन्ह उपविराम यदि अलग अलग लिखाएंगे तो उपविराम कोलन चिन्ह के रूप में दिखाई देगा। जैसे प्रातः, प्रातः यदि ऐसे लिखेंगे बिल्कुल छुड़ा के तो विसर्ग युक्त शब्द माना जाए। अब जैसे फूल के पर्यायवाची हैं तो बीच में विसर्ग गैप है तो फिर कुसुम, सुमन, ऐसे, तो यहां ये कॉलन के रूप में माना जाएगा, उपविराम के रूप में माना जाएगा। अब अगला 8वां नियम हल चिन्ह के बारे में। हल जो नीचे लगाया था ये ऐसे इस तरीके से, ये हल चिन्ह है। तो हल चिन्ह का पहला नियम है व्यंजन के नीचे लगा हल चिन्ह उस व्यंजन के स्वर रहित होने की सूचना देता है, यानी शुद्ध व्यंजन का रूप दर्शाता है, यानी वह व्यंजन शुद्ध रूप से व्यंजन है यदि हल लगा हुआ हो।
संयुक्ताक्षर बनाने के नियमानुसार छा, टा, ठा, डा, ढा, हा में हल चिन्ह का प्रयोग होगा, जैसे बुढ़ा, चिन्ह आदि। संयुक्त अक्षर बनाने के लिए इनके बीच में जो खड़ी पाई के नहीं है ये शब्द, ये वर्ण, इनमें हल चिन्ह का प्रयोग होगा आधा वर्ण लिखने के लिए। तत्सम शब्दों का प्रयोग वांछनीय हो तो हलंत रूपों का प्रयोग किया जाए, शेष रूप से जब तक कि उनमें समस्त पद व्युत्पन्न शब्द से बने हों, शब्द बनते हों, जैसे प्राक से प्राग ऐतिहासिक, बाक से बाग देवी, सत से सत साहित्य, तेजस से तेजस्वी, विद्युत से विद्युत लता, इनमें हल चिन्ह लगाया जाए। तत्सम संबोधन में हे राजन, तत्सम में हे राजन, हे भगवान, यहां ये मान्य है, मतलब यहां हल चिन्ह लगाया जाए, जैसे राजन में और भगवान में। अब अवग्रह की बात करें, संधि के कारण विलुप्त हुए आ को, अक्षर को, छोटे आ को प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह ज्यादातर संस्कृत में है, यहां कुछ ही शब्दों में जो है प्रचलित है, जैसे शिव प्लस अहम, शुभ अहम। स्वर्ण परिवर्तन, अगला 10वां नियम है स्वर्ण परिवर्तन। संस्कृत मूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी को ज्यों की त्यों रखा जाए, जहां संस्कृत के शब्द हों तत्सम के, उनकी वर्तनी को अगर हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है तो उनको ज्यों की त्यों रखा जाए, उसमें परिवर्तन ना किया जाए। 11वां नियम ए औ के संबंध में, हिंदी में ए और औ का प्रयोग दो प्रकार के उच्चारण को व्यक्त करने के लिए होता है। पहले प्रकार का उच्चारण है और आदि में मूल स्वरों की तरह होता है, जबकि दूसरे का उच्चारण गैया, नैया, भैया, कौआ आदि जैसे शब्दों में संध्याक्षरों के रूप में आज भी सुरक्षित है। नियमानुसार या से पहले ए होने से, नियम के अनुसार या से पहले ए होने पर उसका उच्चारण आई के रूप में होगा, और वा से पहले अ होने पर, वा से पहले अ होने पर उसका उच्चारण औ के रूप में होगा। दोनों ही प्रकार के उच्चारणों को व्यक्त करने के लिए इन्हीं चिन्हों ए और औ का प्रयोग किया जाता है। अन्य उदाहरण जैसे भैया, सैयद, तैयार, हवा आदि। इसका दूसरा नाम है दक्षिण भारत के दक्षिण में अय्यर, नैयर, रामैया आदि व्यक्ति नामों को मूल भाषा के अनुरूप ही लिखा जाए। तीसरा नाम है अव्वल, कव्वाल, कव्वाली जैसे शब्द प्रचलित हैं, इन्हें लेखन में यथावत जैसा है वैसा रखा जाए। 12वां नियम है वर्तनी का पूर्वकालिक कृदंत प्रत्यय कर, कर का प्रयोग कैसे हो, ये नियम है। पूर्वकालिक कृदंत प्रत्यय कर क्रिया से मिलकर लिखा जाए, किससे, क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे पा कर, खा पी कर, रो कर आदि। कर कर के संयोग से करके और करा कर के संयोग से करा के बनेगा। अगला नाम है 13 बाला प्रत्यय के संबंध। इसका पहला, बाला प्रत्यय का पहला नियम है क्रिया रूपों में आने वाला, करने वाला, बोलने वाला आदि को अलग लिखा जाए, जैसे मैं घर आने वाला हूं, मैं घर जाने वाला हूं, तो यहां जाने वाला ये अलग है। जाने वाले लोग,
ये अलग है। इसका बाला का दूसरा नियम है संज्ञा और विशेषण के योग योजक, संज्ञा और विशेषण के योजक प्रत्यय के रूप में घरवाला, टोपी वाला, टोपी बेचने वाला मतलब, दिल वाला, दूध वाला आदि एक शब्द के समान ही लिखे जाएंगे। यहां बाला प्रत्यय को मिला करके लिखा जाएगा। बाला जब प्रत्यय के रूप में आएगा, यहां कहने का मतलब है बाला जब प्रत्यय के रूप में जाएगा तब मिलाकर लिखा जाएगा, अन्यथा वह अलग से होगा। प्रत्यय के रूप में प्रयोग होगा तो मिलाकर लिखा जाएगा, और यदि प्रत्यय के रूप में नहीं होगा तो वो अलग से लगाया जाएगा। यह बाला, वह वाली, वह पहले वाला, अच्छा वाला, लाल वाला, काला वाली आदि में बाला निर्देशक शब्द हैं। कैसे हैं? यहाँ निर्देशक शब्द हैं। इनमें सब में निर्देशक शब्द हैं, अतः इन्हें अलग ही लिखा जाना चाहिए। इसी तरह लंबे बालों वाली लड़की, दाढ़ी वाला आदमी आदि शब्दों में बाला अलग ही लिखा जाएगा। इसी से हम रचना के अंतर पर स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे गांव वाला, गांव वाला अगर मिला के लिखा जाए तो इसका मतलब है ग्रामीण। गांव वाला अगर ऐसे लिखा जाए तो इसका मतलब ग्रामीण। और गांव वाला मकान यदि ऐसे लिखा जाता है तो क्या हो गया? गांव, इसका मतलब हो गया गांव का मकान। चौथा नियम श्रुति मूलक या और वा के संबंध में है। तो यहां है कहना है जहां श्रुति मूलक या वा का प्रयोग विकल्प से होता है वहां स्वरात्मक रूपों का ही प्रयोग किया जाए। जैसे नई, गई, जाए, खाए, आइए, ऐसे लिखा जाए इनको। जैसे ये नई ऐसे ना लिखा जाए, गई इस तरह से ना लिखा जाए इनको। जैसे जाए, खाए, ऐसे ना लिखा जाए इनको। केवल क्या लिखा जाए? स्वरात्मक रूप में, स्वर के रूप में। जैसे ई, ई, ए, ए स्वरात्मक रूप है। यह नाम क्रिया विशेषण, यह नाम कैसे क्रिया हो चाहे विशेषण अव्यय हो कोई भी हो, सभी रूपों में सभी स्थितियों में लागू माना जाएगा। जैसे दिखाए गए, राम के लिए, पुस्तक लिए हुए, नई दिल्ली आदि। जहां या श्रुति मूलक व्याकरण परिवर्तन ना होकर शब्द का ही मूल तत्व हो, शब्द का ही मूल हो, वहां वैकल्पिक श्रुति मूलक स्वरात्मक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। जैसे स्थायी, अव्ययी, दायित्व, यहां आवश्यक नहीं है स्वरात्मक रूप। अब 15वां नियम कुछ विदेशी ध्वनियों के संबंध में है। जैसे उर्दू शब्द, उर्दू से आए अरबी फारसी मूलक जो शब्द हिंदी के अंग बन चुके हैं, उर्दू से आए अरबी फारसी मूलक जो शब्द हिंदी के क्या बन चुके हैं? अंग बन चुके हैं, और जिनकी ध्वनियां हिंदियों में रूपांतरण हो चुका है, हिंदी में रूप में ही स्वीकार किए जाए। जैसे कलम, किला, दाग ऐसे लिखा जाए। यहाँ जो का और इसके किलावे बिंदी सी लगाते हैं अधो बिंदु, वो नहीं लगाया जाए। पर जहां उनका शुद्ध रूप में प्रयोग अभीष्ट हो, शुद्ध रूप में प्रयोग करना आवश्यक हो, वहां उच्चारण भेद बताना आवश्यक, तो वहां पर उच्चारण भेद अगर बताना आवश्यक तो वहां शब्द की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए
उनके हिंदी में प्रचलितों में यथानुसार नुक्ते लगाए जाए। नुक्ते मतलब अधोबिंदी लगाए जाए। जैसे खाना तो ये ऐसे लिखा जाए, राज राज ही लिखा जाए, फन फन को फन ही लिखा जाए। अब अंग्रेजी शब्दों का नियम है। अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध विवृत ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभीष्ट होने पर आ की मात्रा के ऊपर अर्धचंद्र अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाए। जैसे ऑफिस, कॉलेज, टॉकीज, मॉल, हॉल आदि। अंग्रेजी शब्दों का दूसरा नाम है सभी विदेशी भाषाओं से आगत मतलब आए हुए शब्दों का देवनागरी लिपिकरण हो गया है। यथासंभव भाषाओं के मानक उच्चारण से अधिक के अधिक निकट होना चाहिए। विदेशी भाषाओं के मानक उच्चारण के अधिक से अधिक निकट होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। अन्य नियम 16 है। सिरा सिरोरेखा ऊपर की जो रेखा होती है का प्रयोग आवश्यक है। जैसे ये नियम ऊपर की लाइन है ना, ये इसको सिरोरेखा हेडलाइन का प्रयोग आवश्यक है। पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप को छोड़कर मतलब हिंदी में शेष विराम आदि चिन्हों का प्रयोग वहीं से ग्रहण किया जाए जहां अंग्रेजी में प्रचलित है। कहने का मतलब है हिंदी में जो फुल स्टॉप है ये ऐसे लगता है और इंग्लिश में बिंदी डॉट लगता है। केवल डॉट को छोड़ करके बाकी के जितने भी विराम आदि चिन्ह हैं वो अंग्रेजी से यो हिंदी में यो की तो ले लिए जाए। जैसे अल्प विराम, अर्ध विराम, उपविराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, ऊर्ध्व अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह, शब्द चिन्ह, तीनों कोष्टक, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, लोप चिन्ह, संक्षेप चिन्ह, हंस पद आदि जितने भी शब्द जितने भी चिन्ह प्रचलित हैं वो हिंदी में यो की तो प्रयुक्त किए अपना लिए जाए। 17वां नियम है संख्यात्मक विचार कि संख्या हिंदी में कौन सी लिखी जाए, किस तरीके से। हिंदी प्रदेशों में संख्यावाचक शब्दों के उच्चारण और लेखन में प्राय एक रूपता का अभाव दिखाई देता है। एक रूपता दिखाई नहीं देती है संख्यावाची शब्दों में। इसीलिए 1 से 100 तक सभी संख्या शब्दों पर विचार करने के बाद जो इनका मानक रूप स्वीकृत हुआ है वह इस प्रकार 1 से लेकर की जो संख्या है उनका जो मानक रूप है केंद्रीय निदेशालय ने निश्चित किया है वह इस प्रकार है। देखते हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 को छह पर विसर्ग लगाकर ये पहले प्रचलित है पर ये इसका शुद्ध रूप है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 22 और 23 में ये बड़ी की मात्रा लगनी है। 24, 25 वो से 25 लिखते हैं मुझे डबल चाहिए। 26, 27 में भी ये बड़ी मात्रा लगनी है, बड़ी मात्रा में बड़ी ई लगनी है। 28, 29 वो से 29 आधा ना लिखते हैं ये 29 ऐसे लिखा जाना चाहिए। 29, 30, 31 ऐसे लिखना, 31 से बनता है 31 इस तरह से। 32, 33 ऐसे लिखा जाना चाहिए। 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39 ऐसे 39 लिखते हैं कई बार ये ऐसे लिखाना चाहिए। 39, 40, 41, 42, 42 ऐसे लिखा जाना चाहिए। 42 लिखते हैं उसे। 43, 43 ऐसे लिखा जाना चाहिए। 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49 लिखते हैं वो से ऐसे ऐसे नहीं ये 49, 50, 51, 52, 53 लिखना चाहिए। 53 लिखते हैं वो से। 54, 55,
56, 57, 58, 59, 59 ऐसे, 60, 61, 62, 63 ऐसे लिखा जाना चाहिए, 64, 65, 66, 67, 68, बहुत से 67, 67 लिखना है, 67 लिखते हैं, 68, 69, 70, 71, 71, 72, 73, 74, 75 लिखते हैं, वो पा पर एक छोटी की मात्रा वो नहीं लिखनी चाहिए, 75 लिखें, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 लिखते हैं, 85 ऐसे लिखें, 86, 87, 88, इस तरह से जी 88 तक की यहाँ संख्या। आगे देखते हैं अगले पेज पर हम, 89 ऐसे, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। हजार कैसे लिखना है, लाख ऐसे, करोड़ ऐसे, अरब ऐसे। अब क्रम सूचक संख्याएं जैसे ऑर्डिनल नंबर्स, पहला, दूसरा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये संस्कृत के तत्सम के या हिंदी में ऐसे लिखना चाहिए। तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा यहां चंद्र बिंदु का प्रयोग होना चाहिए, चंद्र बिंदु का अनुनासिक। छठा, सातवां, आठवां, नवां और 10वां। भिन्न सूचक संख्या जैसे 1/4 ऐसे, 2.25 ऐसे, आधा ऐसे, 2.5 ऐसे, पौन ऐसे, 2.25 ऐसे, 1/4, 1/4, आधा 1/2, पौन 3/4, 2.25, 2 सही 1/4, 2.5 2 सही 1/2, 2.25, 2 सही 3/4। इस तरह से यहाँ संख्याएं लिख सकते हैं। तो ये थे अब तक केंद्रीय हिंदी निदेशालय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी 2019 के वर्तनी संबंधी नियम। मुझे उम्मीद है आपको इन नियमों समझने में सहूलियत होगी और मानक वर्तनी कार रूप लिखने में आप दक्ष होंगे। वर्तनी की एकरूपता के लिए निदेशालय ने ये नियम बनाए हैं और धन्यवाद इसके लिए आपको।